हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं? चलो, आज एक नया वीडियो लेके आते हैं और नई चीज़ें आप के लिए लेकर आता हूँ। आप लोगों को कुछ अच्छी जानकारी देने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सोवियत संघ रूस का विघटन क्यों हुआ। तो सोवियत संघ रूस का जो विघटन हुआ उसके जो अंदरूनी कारण थे, मैंने आपको शीत युद्ध काल के दौरान पढ़ाया था। जो पहला पहला चैप्टर था कि उसमें तीन मुख्यतः कारण थे। एक तो नौकरशाही सत्तावादी हो गया था और लोगों के जो मूल अधिकार थे वो उनके नियंत्रण में आ गए थे और भ्रष्टाचार भी पनप गया था। फिर आपने देखा कि हथियारों की जो होड़ थी उसके कारण भी अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, बहुत कमजोर हो गई थी। फिर जब हथियारों का होड़ भी चल रही थी तो और अर्थव्यवस्था कमजोर भी हो रही थी, उत्पादन तो बढ़ रहा था लेकिन उत्पादकता में धीरे धीरे कमी आ रही थी। तो इससे आयात बढ़ रहा था, निर्यात कम हो रहा था। तो हमारी जो मुद्रा थी, यानी कि सोवियत संघ की जो मुद्रा थी, वो बाहर जा रहे थे। तो धीरे धीरे जो मुद्रास्फीति की समस्या थी वो भी वहां बढ़ रही थी। इसके अलावा हमने देखा था कि जो सोवियत संघ रूस था उसका हस्तक्षेप अफगानिस्तान में भी 79 में बढ़ा था, जिसके कारण से भी उसे काफी आर्थिक हानि हुई। और ये समस्याएं जब वहां पनपी तो इनके कारण से वहां की जो आर्थिक गति थी वो रुक गई थी और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डाउनफॉल जा रही थी, धीरे धीरे गिर रही थी। अब हम देख रहे हैं कि इन समस्याओं को आगे आने वाले लोग किस तरह से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखा हमने कि मिखाइल गोर्बाचोव आए और मिखाइल गोर्बाचोव ने चुनावी वादा भी किया लोगों से कि भाई देखिए, मैं प्रयास करूंगा कि आपको राजनीतिक और आर्थिक जो सुधार है वो देखने को मिले, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिल सकें। आप लोगों की जो इच्छा थी कि भाई हम सोवियत संघ रूस में मिल रहे हैं तो उनको आपको प्रदान किया जाए। दूसरी चीज थी कि जो नौकरशाही से आप दुखी हैं, तो नौकरशाही का कारण है कि भाई वो सत्ता में पूर्ण नियंत्रण में, अब सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कर चुकी है। तो उसको भी धीरे धीरे कम किया जा सके नियंत्रण को, और आप लोगों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जा सके। तो लोकतंत्रीकरण का भी प्रयास कर रहा था। ये सोच लेके चल रहा था मिखाइल गोर्बाचोव। लेकिन हुआ क्या था कि ये कर तो रहा है बार बार दो नीतियां, जिस तरह से हम अब अभी बताएंगे आपको कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट दो नीतियां अपना रहा था। हुआ क्या था कि वो ये भी सोच रहा था कि जो पश्चिमी जो देश है उनकी अर्थव्यवस्था बहुत बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, और हमारी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। तो लोगों ने उनसे सवाल पूछना शुरू किया कि भाई देखिए, हमारे क्षेत्र में तो आर्थिक गति रुकी हुई है और जो दूसरे देश है उनकी गति बढ़ रही है, उसका कारण क्या है? और फिर वहाँ की जो पश्चिमी जो देश थे उनकी जो तकनीक है या फिर हम कहें प्रौद्योगिकी है, संचार व्यवस्था है, यातायात व्यवस्था है, वो भी अच्छी हो रही थी। और फिर इसके अलावा हमने वहाँ और भी चीज़ें देखी कि भाई वहाँ पर जो स्थिति है बेहतर होती जा रही है और हमारी स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। तो लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए। फिर लोगों ने कहा कि भाई आप लोगों ने अभी तक बताया कि साम्यवादी जो व्यवस्था है वो पूंजीवादी व्यवस्था से बेहतर होती है, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि उल्टा हो रहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था तो अच्छी होती जा रही है और साम्यवादी व्यवस्था धीरे धीरे गिरती जा रही है। तो लोगों का विश्वास साम्यवादी व्यवस्था से उठ गया। अब देखिए, जो पश्चिमी जो यूरोप था, पश्चिमी यूरोप है ना, पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो तो पूंजीवादी थे, है ना, और जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो साम्यवादी व्यवस्था के थे, ये साम्यवादी व्यवस्था को मानते थे। तो इन लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया अपने नेताओं से जो साम्यवाद का समर्थन करते थे कि भाई देखिए, इनका विकास क्यों हो रहा है, हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा है।
तो मिखाइल गोर्बाचोव इस चीज को समझ गए थे कि भाई देखिए अब इनका विकास और इसमें सुधार करना बहुत जरूरी है, अगर सुधार नहीं किया तो विरोध प्रदर्शन ज्यादा होंगे। तो उन्होंने दो नीतियां अपनाई, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। नोस्ट ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्संरचना, पुनर्संरचना, और ग्लासनोस्ट का होता है खुलापन। इसका मतलब क्या होता है? खुलापन होता है। अब देखिए एक चीज, यहाँ दो नीतियां अपनाएंगे आगे चल करके, ये दो नीतियां। लेकिन ये नीतियां क्यों अपना रहे? एक तो यही कारण आपने जाना कि भाई साम्यवादी व्यवस्था कमजोर है और पूंजीवादी व्यवस्था अच्छी है। फिर दूसरी चीज है कि इन देशों की जो प्रौद्योगिकी के विकास है वो भी ज्यादा हो रहा है, प्रौद्योगिकी विकास भी ज्यादा हो रहा है, संचार व्यवस्था भी अच्छी हो रही है ना, यातायात यातायात व्यवस्था भी अच्छी हो रही है। फिर इसके अलावा और देखेंगे आपको कि जो इनका निर्यात है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनका धीरे धीरे निर्यात कम हो रहा है और आयात बढ़ रहा है। तो लोगों ने ये चीजें पूछना शुरू कर दिया। और दूसरी चीज है कि इनका जो पूर्वी यूरोप के लोगों का जो झुकाव था धीरे धीरे पश्चिम यूरोप की तरफ जा रहा था। अब यहाँ देखा कि ये माहौल जब बना हुआ था तो इन्होंने सुधार करने के प्रयास किए, और इन सुधारों से क्या हुआ कि जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे जो तीव्र गति से चाह रहे थे कि भाई सुधार हो, लेकिन वो उतनी तीव्र गति से सुधार नहीं हो रहे थे, तो इन्होंने साम्यवादी जो व्यवस्था थी और सरकारें थी उनका विरोध करना शुरू कर दिया जनता ने। जब साम्यवादी सरकारों का विरोध शुरू कर दिया तो वहां की जो सरकारें थी वो धीरे धीरे गिरती जा रही थी। अब जब सरकारें यहाँ गिर रही थी तो मिखाइल जो गोर्बाचोव थे वो उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाह रहे थे, जबकि पूर्व के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वो सारे के सारे दूसरे क्षेत्रों में हस्तक्षेप करते थे, लेकिन इन क्षेत्रों में अब हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से साम्यवादी जो सरकारें धीरे धीरे गिरती चली गई थी। अब जब गिर रही थी तो ये सुधार की मांग कर रहे थे, तो जब इनको लगा कि भाई ये सरकारें गिर रही हैं तो दूसरे क्षेत्र के लोगों ने भी इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन किए, तो वहां भी सरकारें धीरे धीरे गिरना प्रारंभ हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यूरोप के नीचे मध्य एशिया है, मध्य एशिया, ये जैसे बेलारूस है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, ये जो देश हैं ये देश यहाँ पर पिछड़े थे, ये इनकी अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी और ये थोड़े से आगे थे, ये विकास की दृष्टि से आगे थे। तो इन्होंने कहा, पूर्वी यूरोप के देशों ने कहा कि भाई देखिएगा हमें इनसे अलग होना है, कि हमारे जो टैक्स का पैसा है वो किस पे खर्च हो रहा है, इनके ऊपर खर्च हो रहा है, इसलिए हमारा तीव्र गति से विकास नहीं हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि भाई हम तो अलग होना चाहते हैं। फिर इसी वजह से यहाँ भी राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि हम सोवियत संघ में रह करके ही अपना विकास करें, जबकि ये कह रहे थे कि हम सोवियत संघ से अलग रह करके अपना विकास करें। तो इस तरीके से इस क्षेत्र के जो लोग थे वो सोवियत संघ को तोड़ना चाह रहे थे और ये तोड़ना नहीं चाह रहे थे समूह को। तो सबसे पहले जो है लिथुआनिया ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। लिथुआनिया ने सबसे पहले जो घोषणा की मार्च 1990 में मार्च 1990 में घोषणा कर दी। फिर इन कुछ और जो देश थे बड़े, जैसे यूक्रेन है ना, बेलारूस है और रूस, इन्होंने भी सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी 1991 में। ये दिसंबर
1991 में पूर्णतः सोवियत संघ रूस जो था वो विघटित हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद में सोवियत संघ नाम का कोई राज्य नहीं रहा। अब यहाँ एक चीज और है, जब सोवियत संघ रूस टूट गया, जो अब उसके साथ जो अन्य देशों ने संधि की थी, या यूं कहा जाए कि जो सुरक्षा परिषद में जो सदस्यता का सवाल था, पहले तो किसके पास था? सोवियत संघ रूस के पास था। अब किसके पास रहेगा? अब जैसे मान लो परमाणु शक्ति संपन्न देश कौन माना जाएगा? इनमें से कौन? 15 देशों में टूटा नहीं है, तो कौन माना जाएगा? सोवियत संघ रूस का जो जिम्मेदार नागरिक होगा, जिम्मेदार देश होगा, वो कौन होगा? उनकी जो संधियां हैं वो कौन वहन करेगा? उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो अन्य देशों के साथ में जो सोवियत संघ रूस ने संधि की थी, वो संधियां अब उनकी जवाबदेहिता किसकी होगी? तो ये जो जिम्मेदारी ली गई ना, वो ली गई रूस के द्वारा। किसके द्वारा ली गई? कि भाई देखिए, सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अब देखिए उत्तराधिकार कौन बना? सोवियत संघ रूस का, रूस बन गया उत्तराधिकार। परमाणु शक्ति संपन्न देश कौन बना? रूस बना। सुरक्षा परिषद सदस्यता किसने ग्रहण की? रूस ने की। और जितनी भी संधियां की गई थी वो सारी उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेहिता रूस ने ली गई। अब यहाँ से ही देखिए धीरे धीरे है अमेरिका के साथ संबंध उनके सुधरे हैं। फिर इसके साथ साथ आपने देखा होगा 1991 और 93 में के अंदर जो स्टार्ट संधियां हुई है, वो भी स्टार्ट संधियां हुई है। तो अब हम यहाँ पर जो 2 ध्रुवीय विश्व था वो समाप्त होकर के एक ध्रुवीय विश्व बन गया था। तो यहाँ पर शीत युद्ध की समाप्ति भी मानी जाती है, सोवियत संघ का विघटन भी माना जाता है और स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना भी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सुरक्षा परिषद है, या यूं कहा जाए कि जो यूएनओ है, उसमें भी सदस्य राष्ट्रों की संख्या में इजाफा होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो साम्यवादी व्यवस्था थी वो टूट गई थी और पूंजीवादी जो व्यवस्था थी वो बढ़ गई थी, या यूं कहा जाए कि विश्व में उसका वर्चस्व बढ़ गया था और वो ही श्रेष्ठ प्रणाली मान ली गई। तो भारत जैसे देशों ने भी 1991 में अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव किया था। आपने देखा होगा उदारवादी निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, या हम कहें भूमंडलीकरण जैसी नीतियों को भारत ने 1991 में अपनाया था। ये उसी के ही कारण थे कि भारत और सोवियत संघ जो निकट राष्ट्र थे, जो पारस्परिक जो संबंध अच्छे थे, वो अब इन नीतियों के कारण थोड़े से क्या है, अन्य देशों की तरफ भी हमारा झुकाव जो होता है यहाँ से बढ़ता है। आपने देखा होगा 1992 में इजराइल के साथ हमारे संबंधों में भी सुधार देखने को मिला था। हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी वो हमने 1992 में शुरू की, या यूं कहा जाए कि 1991 के बाद में हमने शुरू की। तो हमारा जो क्षेत्र था अब वो बहुत बढ़ गया था। हमारे जो संबंध थे अन्य राष्ट्रों के साथ में, या पूंजीवादी राष्ट्रों के साथ में, या साम्यवादी राष्ट्रों के साथ में बढ़ गए थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि हाँ, ये जो सोवियत संघ रूस था उसका विघटन किस प्रकार से हुआ। तो आज के लिए